जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान के चैप्टर की प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की। हमने कल बात की थी मंत्री परिषद की और प्रधानमंत्री के गठन की, नियुक्ति की। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य की। प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि कार्यपालिका जो होती है उसका वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और संवैधानिक जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो धारा 75 के अनुसार हमने देखा कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और धारा 77 के अंदर हमने देखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री जो है उनके कार्यों, मंत्री परिषद के कार्यों का वितरण करता है, विभागों का वितरण करता है। और आज अभी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य की। तो प्रधानमंत्री का पहला कार्य होता है कि वे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। हमने मंत्री परिषद के अंदर देखा था कैबिनेट मंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल होता है और वो मंत्री परिषद का भाग होता है। तो कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट की अध्यक्षता करना और उनके विभिन्न भागों के कार्यों का समन्वय करना और विभागों के विवादों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। कैबिनेट के मध्य जितने भी विवाद होते हैं या उनके कार्य के अंदर जो है कार्य करते हैं, तो उनके कार्य में कोई उलझन या विवाद होता है तो अंतिम निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री का माना जाता है। वो सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, वो उनके नेतृत्व में कार्य करते हैं। तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का क्या करता है? नेतृत्व करता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जो है काम सौंपता है या उनके विभागों का बंटवारा करता है। विभागों का बंटवारा करना। इसके बाद में प्रधानमंत्रियों को काम का वितरण और बंटवारा करता है। उससे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। किसी भी मंत्री को हटाना हो या बर्खास्त करना हो तो किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री को होता है। और जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो है इस्तीफा देता है। यानी कि पूरा मंत्रिमंडल जो होता है वो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ होता है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो सभी पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब ये सारे मंत्री जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यानी कि भारत की कार्यपालिका के अंदर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर अगर कोई है तो वो होता है कैबिनेट। और कैबिनेट में सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का नेतृत्व करता है, उनके विभागों का वितरण करता है, उनके सभाओं की अध्यक्षता करता है। और इसके बाद में दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाता है। राजनीति में राजनीतिक दलों, पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ये सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर वो संसद के अंदर, लोकसभा में जो है एक तरफा मत लेकर के आता है और तो उसके जो है लोकसभा में और संसद में कार्यपालिका में उसका वर्चस्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनका
जो था कार्यपालिका में काफी वर्चस्व था, इसके कारण काफी सारे जो अधिकार थे वो खुद अपने पास में रखते थे। और इसके साथ ही किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है, राजनीति के जानकार है, तो अपने हर अधिकार का प्रयोग वो स्वयं करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार में प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हो गए। अब देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हम देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि एक सरकार का निर्माण होता है जिसको गठबंधन कहते हैं। गठबंधन सरकार का मतलब होता है दो या दो से अधिक दलों से मिलकर के जब कोई नई सरकार का निर्माण होता है तो इस प्रकार की सरकार को गठबंधन कहते हैं। तो गठबंधन सरकार जो होती है उसके अंदर प्रधानमंत्री के कार्य थोड़े से सीमित हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग दलों से मिलकर के सरकार का निर्माण होता है। और इसके बाद उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों के राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब वहाँ पर गठबंधन सरकार होती है तो वहाँ पर 2 या 3 राजनीतिक दल मिले हुए होते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों के हितों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री को कार्य करना पड़ता है। अगर वो एक तरफा मत लेकर के आता है और अपनी एक ही पार्टी के माध्यम से, राजनीतिक दल के माध्यम से प्रधानमंत्री बनता है तो उसका वर्चस्व काफी प्रभावशाली रहता है। लेकिन गठबंधन सरकार के अंदर सभी राजनीतिक दलों के हितों को ध्यान में रख करके उसको कार्य करना पड़ता है। इस कारण से थोड़े प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं या कार्य हैं वो थोड़े सीमित हो जाते हैं। और इसके बाद में इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों को भी देखना पड़ता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी हुई होती है। अगर वो दूसरे जो राजनीतिक दल उनके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनकी बात नहीं माने तो प्रधानमंत्री की सीट जो है खतरे में आ जाती है। इस कारण से उसको जो है अन्य दलों की हितों को भी ध्यान में रख करके कार्य करना पड़ता है। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ कार्य हैं कि वो कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, सभी मंत्रियों का नेतृत्व करता है, मंत्रियों में कैबिनेट मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। और अगर प्रधानमंत्री जो है अपना इस्तीफा देता है तो सभी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। और साथ ही किसी भी मंत्री को जो है हटाने का या बर्खास्त करने का प्रधानमंत्री के पास में अधिकार होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में अध्ययन किया और कल हम जो है राजनीति के अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसको हम लोग न्यायालय कहते हैं या न्यायपालिका कहते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।